हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या आपका क्या है 11 सेट का प्रैक्टिस हो चुका है। मतलब क्या है साइंस का पेपर 2 जो कर रहे हैं आप सीटेट के लिए। ये बर्मा टेस्ट है। बर्मा टेस्ट का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं आपको। इसमें बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा। डिस्कशन आपको जब मिलता है ना तो क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होता है। एक क्वेश्चन से आपका 5 क्वेश्चन का निर्माण हो जाता है। इसलिए यहाँ समझिएगा, सीटेट का पेपर 2 का डिस्कशन हो रहा है। ये सेट नंबर आपका 12 है और साइंस का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन का एकदम अच्छा अच्छा कलेक्शन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं क्या कि आपका सेट में क्या क्या है उस सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका क्या है, इससे पहले आपका वीडियो डाला गया है, उसमें आपका क्या है 11 सेट था जो कि इस तरह का आपका क्या है। अगर नहीं देखे हैं तो उस सेट को आप देख लीजिए। और नए वीडियो को चाहते हैं कि नया नया वीडियो आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो वहाँ से आपको क्या है नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और क्वेश्चन जो है देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत बढ़िया से डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जितना डिटेल से डिस्कशन देखिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बोल रहा है कि एक छात्र मैग्नीशियम की एक परत की पट्टी तथा तार का टुकड़ा मोमबत्ती के लौ में जलाता है। मतलब सिंपल बात है, मैग्नीशियम का एक जो है फीता है उसको क्या है लौ में जला रहा है, मतलब आग में जला रहा है। जलाने के बाद जो है मैग्नीशियम जो है श्वेत प्रकार के साथ जलने के बाद एक भस्म बन जाता है, मतलब राख बन जाता है। और जिस राख को एक पानी में नया पदार्थ बनाता है वो पदार्थ पानी में घुलने के बाद एक नया पदार्थ बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैग्नीशियम जला होगा तो मैग्नीशियम जलने का मतलब है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया होगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो इसका बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा कि नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा। तो देखिए कहाँ किस ऑप्शन में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि रेशेदार रेशेदार जड़, एक होता है रेशेदार जड़, एक होता है मूसला जड़। रेशेदार जड़ कहने मतलब कि जैसे मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन के अंदर एक जड़ ऐसे निकला हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप प्याज का जड़ देखते होंगे या लहसुन का जड़ देखते होंगे, तो ये क्या होता है कि वो रेशेदार जड़ होता है। और एक जड़ होता है जिसको बोलते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ कहने का मतलब कि एक मेन जड़ होता है और उस जड़ से क्या है ब्रांच निकला हुआ रहता है। तो बोला जाता है क्या कि ज़मीन के अंदर जो रेशेदार जड़ है, तो रेशेदार जड़ जो है मूसला जड़ की अपेक्षा अच्छा अनुकूल होता है। किसके लिए अनुकूल, मतलब कि सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। बोला कि भोजन के संरक्षण के लिए। बताइए भोजन के संरक्षण के लिए क्या होता है मूसला जड़। जैसे कि मान लीजिए मूली है, गाजर है, तो मूली और गाजर का जो जड़ होता है उसको बोलते हैं मूसला जड़, क्योंकि वहाँ पे एक जा आपका रेशा जाता है और उसी से क्या है ब्रांच बना होता है, मतलब कि उससे शाखा निकला होता है। इसको बोलते हैं मूसला जड़। इसका मतलब कि ये तो आंसर नहीं होगा आपका। उसके बाद क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन में देखते हैं कि पौधे को मिट्टी से जकड़े रखने के लिए मदद करता है। बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो रेशेदार जड़ है वो मिट्टी को ज़्यादा बढ़िया तरीका से पकड़ सकता है, क्योंकि क्या है रेशा निकला हुआ रहता है। लेकिन क्या है जो आपका एक तो से मूसला जड़ है वो क्या है ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन के अंदर गहराई तक जाके वहाँ से खनिज लवण को लाता है। इसलिए आंसर आपका रेशेदार जड़ के लिए ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, अब पहला भी सही नहीं है। तो आंसर सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सही विकल्प से चुनिए। कथन ए दिया हुआ है कि उल्लू जैसे रात्रि प्राणी जो है रात में बहुत अच्छा तरह से देख सकता है लेकिन दिन में नहीं। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि रात्रिचर प्राणी के रेटिना में, मतलब आँख के रेटिना में कम शंकु शंकु और अधिक छड़ें होती है। तो ये शंकु और छड़ क्या होता है, हम जानते हैं कि आँख में 2 तरह का कोशिका पाया जाता है। आँख के रेटिना में 2 तरह का कोशिका पाया जाता है। एक आपका क्या है कोन कोशिका होता है, एक क्या होता है कोन कोशिका, और एक होता है शंकु कोशिका। एक क्या होता है आपका एक कोन को ही शंकु बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका एक ही चीज़ लिख दी है। एक होता है क्या शंकु कोशिका, एक होता है शंकु कोशिका, और एक होता है आपका छड़ी कोशिका, मतलब कि छड़ कोशिका। तो बताइए शंकु कोशिका यहाँ कौन है। तो शंकु कोशिका क्या होता है किसी वस्तु के कलर को, रंग को जानने के लिए मददगार होता है। और छड़ कोशिका क्या होता है कि कम प्रकाश में किसी वस्तु को दिखाने के लिए मददगार होता है। तो बताइए उल्लू को रात में अगर देखना है तो रात में देखना है तो किसी वस्तु का कलर देखना चाहता है कि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना चाहता है, तो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना चाहेगा। इसका मतलब उल्लू में जो होगा वो छड़ कोशिका ज़्यादा होगा और शंकु कोशिका कम होगा। देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ कहीं मिल रहा है ऐसा। पहला बोल रहा है क्या कि रात्रिचर प्राणी में क्या होता है शंकु कोशिका कम होता है। बिल्कुल सही है। और छड़ कोशिका ज़्यादा होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट आपका ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है इसका सही से व्याख्या कर रहा है कि नहीं, कर भी रहा है। इसलिए आंसर टोटल क्या हो जाएगा आपका आंसर आंसर हो जाएगा ए। मतलब क्या हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
उसके बाद देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को एक पॉलीथीन से ढक कर बांध दिया जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि ये पौधा है, ये पौधा का एक शाखा निकला हुआ है, इस शाखा को पॉलीथीन से ढक दिया। ढकने के बाद बोल रहा है कि आप पॉलीथीन के अंदर जो होता है वो पानी आने लगता है, मतलब देखते हैं वाष्प बनने लगता है। तो वही बोल रहा है कि ये जल की बूंदें जो है दिखाती है क्या, मतलब कि पौधे में कौन सा क्रिया चल रहा था। तो बताइए, जब पॉलीथीन से ढक देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश जाएगा ही नहीं। दूसरा है निर्जलीकरण, तो नहीं होता। निर्जलीकरण मतलब है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी का निकलना। एक होता है क्या, वाष्पो उत्सर्जन, मतलब कि वाष्प का जल जो पानी मतलब कि पौधे में जो पानी है उसको वाष्प के रूप में निकालने का काम करता है, इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ अगर सही आंसर मारना चाहें तो सही आंसर क्या होगा, ये पॉलीथीन में जो पानी की मात्रा आई है वो क्या है, मतलब पौधे के वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे 125 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 125 में बोल रहा है क्या, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों का विलयन से पृथक करना। अब पता विलेय क्या है, विलयन क्या है। विलेय मतलब क्या, एक घुलने वाला, जो घुलने वाला होता है उसको विलेय कहते हैं, और जिसमें घुलता है उसको बोलते हैं हम लोग विलयन। तो विलेय और विलयन मिल के ही मिश्रण आपका बनता है। तो जैसे कि मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए पानी में हम लोग क्या किए, चीनी को घोले, तो चीनी आपका विलेय हो गया और पानी क्या हो गया, आपका विलयन हो गया। तब हम बोलते हैं कि पानी और चीनी का ये मिश्रण तैयार हुआ। तो वही बोल रहा है कि अगर किसी चीज़ के क्या है, मतलब क्या हम किसी मतलब कि जो हम लोग लेते हैं उसमें बोल रहा है कि छनना से अगर विलेय को पृथक नहीं कर पाएंगे, तो पृथक नहीं करने पे क्या है कि नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण यही हो सकता है कि जो विलेय है उसका कण जो है बहुत छोटा आकार का है, जिसके कारण क्या होता है, छनना से वो पार हो जाता है, इसलिए छन नहीं पाता है। तो आंसर सबसे बढ़िया इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए। क्योंकि और भी देखिएगा आंसर बी में दिया हुआ है कि विलेय के कण अगर बहुत बड़ा है तो छन्ना से तो वो छन जाएगा। जैसा बोल रहा है कि विलेय के कण विलयन से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बताइए वाष्पोत्सर्जन मतलब कि वाष्प में बन जाता है, तो वाष्प में बन जाना तब तो पृथक्करण हो ही जाएगा। और दूसरा आंसर बोल रहा है कि नन ऑफ दी। आंसर आपका सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए। 26 का देखिए 126 क्वेश्चन में 126 में आते हैं हम लोग। सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सा पेट्रो रसायन, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाला उत्पाद है। जानते हैं पेट्रोलियम एक क्या है, क्रूड ऑयल है, मतलब क्या है, एक तरह से निकाला जाता है जो कि जीव जंतु के हजारों सालों से दबने के कारण बनता है, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम समझिए इतना तेल वाला चीज़ होता है या गैस वाला चीज़ होता है, सब पेट्रोलियम से निकाला जाता है। वही यहाँ क्वेश्चन पूछा है ना कि कौन कौन सा चीज़ को निकाला जाता है। बताइए, डीजल को पेट्रोलियम से निकालते हैं, बिल्कुल सही है। केरोसिन को पेट्रोलियम से निकालते हैं। रेयन को पेट्रोलियम से नहीं निकालते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से निकालते हैं, मतलब पौधे से निकालते हैं, इसलिए आंसर आपका ये पहला गलत हो जाता है। दूसरा बोल रहा है क्या, पेट्रोल को तो पेट्रोलियम से निकालते हैं, डीजल को भी पेट्रोलियम से निकालते हैं, लेकिन कास्टिक सोडा को हम लोग क्या है, पेट्रोलियम से नहीं निकालते हैं, तो यहाँ गलत हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि स्नेहक तेल कहने मतलब क्या, लुब्रिकेंट ऑयल, जिसको फ्रिक्शन कम करने के लिए गाड़ी उड़ी में लगाते हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये भी पेट्रोलियम से निकालते हैं। दूसरा बोल रहा है कि पॉलिस्टर को भी पेट्रोलियम से निकालते हैं। साथ में क्या है, बिटुमिन भी एक लिक्विड होता है, मतलब ये भी पेट्रोलियम से निकालते हैं। तो आंसर यहाँ सबसे बढ़िया आपका क्या हो जाएगा, आंसर 3। उसके बाद बोल रहा है अपमार्जक आपका पेट्रोलियम से नहीं निकालते हैं। बताइए, स्नेहक जो है तेल वो पेट्रोलियम से निकालते हैं, और कोल तार पेट्रोलियम से निकालते हैं, यहाँ अपमार्जक गलत हो जाएगा आंसर। ये आंसर सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3। उसके बाद देखिए 127 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जो आप देखिए क्वेश्चन, आप यहाँ पे डिस्कशन जब सुनते हैं तो डिस्कशन सुनने में आपको हो सकता है कि कोई फास्ट डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि कम टाइम में सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको मिल सके और डिस्कशन में मतलब कि उन चीज़ को आप क्लियर कर सकें। इसलिए आप इससे पहले वाले वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, आगे आने वाले वीडियो को भी देखिएगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और अगले वीडियो में ये होगा कि अभी तो हम एक तरह से क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिश्रण आपका है। अगले वाले वीडियो में क्या होगा कि आगे जैसे जैसे आपका होगा, क्योंकि 2 से 3 दिन आपका बचा हुआ है, और 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। इसीलिए इसमें क्या होगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन देंगे, कम से कम आपका 500 MCQ रहेगा, उसमें सेलेक्टेड रहेगा, और वो अगर कर लेते हैं तो सिंपल बात है कि आपका साइंस में बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा। और साथ में पेडागोजी का भी आपका क्वेश्चन मिलते रहेगा, और पेडागोजी क्वेश्चन आज ही आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पेडागोजी का आसान होता था क्वेश्चन। जब देखिएगा हम डिस्कस कराएंगे आपका पेडागोजी, तो बहुत ही आसान तरीका से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं।
127 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहे हैं कि हाथ कटने या चोट लगने पे शरीर से निकलने वाले रुधिर मतलब क्या ब्लड लाल रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है? तो जानते हैं कि ब्लड का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। पहला बोला कि आयरन की मात्रा अधिकता, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पूछा जाता है कि किस तत्व के कारण होता है तो हम लोग आयरन मारते हैं, लेकिन क्या है लाल रंग रुधिर में पाया जाता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। पहला बोला है कि ब्लड प्लेटलेट की कमी उपस्थिति के कारण, तो ब्लड प्लेटलेट का काम यही, रुधिर का लाल रंग नहीं है, ब्लड प्लेटलेट का काम है कि रक्त को बहने से रोकना। शरीर के अगर कहीं कट जाए तो शरीर से बाहर रक्त को निकालने से बचाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट। उसके बाद बोलता है हीमोग्लोबिन की प्रचुर मात्रा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 3, मतलब कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? लाल दिखता है आपका। उसके बाद देखिए 128 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि आंख में निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले देखिए एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट के वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, दूर के वस्तु को देखते हैं। जैसा दोष वैसा देखते हैं, मतलब क्या है? यहाँ बोला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या है? निकट के वस्तु को देख पाएंगे लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? तो दूर के वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। वही बोला है कि निकट दृष्टि दोष में कब माना जाएगा कि हमको निकट दृष्टि दोष हो गया? जब बोल रहा है क्या जब दूर की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होता है। इसका मतलब है क्या? समझिएगा, मेरा यहाँ आँख है, ये मेरा आँख है, आँख का रेटिना है, और कोई वस्तु यहाँ पे है, और मेरा आँख का लेंस यहाँ पे है, लेंस मेरा आँख का यहाँ पे है। अगर ये वस्तु यहाँ से गया और ये रेटिना के पहले फोकस हो गया, रेटिना के पहले फोकस हो गया, मतलब रेटिना पे होना चाहिए लेकिन रेटिना के पहले फोकस हो गया। जब रेटिना के पहले फोकस होना, ये निकट दृष्टि दोष को दिखाता है। इसका मतलब पहला आंसर क्या हो जाएगा? यही होता है। अब यही बोलते हैं कि ये वस्तु अगर यहाँ से जा रहा है और रेटिना के बाद फोकस होता तो इसको क्या हो जाता है? हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? पहला। बाकी बात कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए 128 129 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन भी और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है। तो वही देखते हैं कि 129 में कि प्रकाश की स्थिति के अनुसार आँखों का कौन सा भाग समायोजित करने मतलब कि एकोमोडेट मतलब कि अपने आप में परिवर्तन कर लेता है, वो कौन सा भाग होता है? उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? समझिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो पता है। रेटिना तो फोकस बनता है, लेंस तो क्या है? उससे प्रकाश पास होता है। आइरिस क्या होता है कि आइरिस जो है वो उसके आगे एक रड के जैसा संरचना होता है, उसके आइरिस के नीचे देखिएगा एक जो है ब्लैक कलर का दिखता है। वो जो ब्लैक कलर का दिखता है उसी को बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं? पुपिल। और यही ब्लैक कलर के चीज़ को क्या होता है? कम और बेसी होता है प्रकाश की मात्रा के अनुसार। तो वही बोल रहा है कि आँखों में कौन सा भाग जो है जिसको समायोजित होता है? समायोजित करने का मतलब क्या है? घटता बढ़ता है। तो घटने बढ़ने का काम कौन हो जाता है? आपका एडजस्टमेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो 4 नंबर हो जाएगा पुपिल। तो इसको क्या बोलते हैं? पुपिल या पुतली। तो पुतली ही क्या करता है कि साइज घटता बढ़ता है। अगर पुपिल को जानना चाहते हैं तो आँखों में जो ब्लैक कलर का चीज़ है उसी को पुपिल बोलते हैं। अगर ये मतलब फील करना चाहते हैं तो आप देखिएगा, किसी भी अंधेरे रूम में जाइएगा तो आपका पुपिल क्या होता है? लंबा हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है पुपिल, क्योंकि उसमें प्रकाश की मात्रा कम है। लेकिन अगर तेज़ रोशनी में जाते हैं तो आपका आँख देखते हैं छोटा होने लगता है, इसका मतलब आपका पुपिल छोटा हो गया। तो वही बोलता है कि पुपिल बड़ा और छोटा, इसी को बोलते हैं समायोजन करना, मतलब एडजस्टमेंट करना। तो बताइए एडजस्टमेंट करना कौन सा भाग आँखों का होता है? तो आँखों का आपका पुपिल वाला भाग हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में। 130 में बोल रहा है क्या कि संपूर्ण परिपथ में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा। इसका मतलब है क्या? जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये सेल बनाए, ये सेल बना के यहाँ हम लोग क्या है एक बल्ब लगाए, और बल्ब लगा के ये सेल पूरा हो गया। ये सेल पूरा में यहाँ करंट फ्लो करता है, अब जानते हैं। तो करंट जब फ्लो करने लगता है तो वही बोलता है कि ये करंट फ्लो करवाने का काम कौन सा ऊर्जा यहाँ करता है? तो वही सेल का जो बैटरी का जो पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। EMF से उसको दिखाते हैं। तो EMF क्या है? एक ऊर्जा है जो कि क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को परिपथ में भेजने का काम करता है। जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे उसके अपोजिट में करंट पास करता है। इसलिए आंसर यहाँ सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपका? ए। बी में भी दिया हुआ है कि दृष्टि धारा करने मतलब क्या है? DC करंट मतलब डायरेक्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC धारा। उसके बाद बोलता है कि आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तीनों नहीं होगा, आंसर आपका सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? पहला नंबर। चलिए आगे आते हैं 131 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को देखिएगा और इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट भी चेक होगा। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए, सही विकल्प को चुनिए। मतलब कि एक तरह से स्टेटमेंट दिया गया। पहला दिया हुआ स्टेटमेंट 1 कि सर्दी के ठंड के दिनों की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में गर्म के दिनों में ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है। सही बात की गलत बात? सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T, मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका सही हो गया। चलिए दूसरा बोल रहा है क्या
दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है क्या कि आपका गर्म हवा का घनत्व तो ठंड हवा से ज़्यादा होता है, गर्म हवा का घनत्व जो होता है वो ठंड हवा से कम होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जानते हैं कि हवा जैसे जैसे गर्म होता है उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, और अणु के बीच की दूरी अगर बढ़ जाता है इसका मतलब उसका घनत्व कम हो गया। अणु के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाता है तो घनत्व बढ़ गया। तो वही बोलता है जब हवा गर्म होती है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, जब हवा ठंडी होती है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन क्या स्टेटमेंट तर्क जो दे रहा है क्या पहला स्टेटमेंट का सही से व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तर्क सही है लेकिन ये तर्क इसके लिए सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आंसर हम लोग कौन लगाएंगे? आंसर सबसे बढ़िया लगाएंगे कि ए और बी दोनों सही है और आर जो है सही से ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आगे आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में क्या है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज में आपको रिएक्टिविटी टेबल पता होना चाहिए। बोला कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है हल्का रंग पड़ जाता है। तो वही बोल रहा है कि रंग जो हल्का पड़ गया तो लोहे की कील जो हल्का भूरे रंग में बदलने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम जानते हैं कि आपका देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसका मतलब है क्या कि आयरन को डाले कहाँ? कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। अब बताइए, आपसे पूछेंगे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है? सब बोलिएगा कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब आयरन यहाँ से क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, और कॉपर को हटा के आयरन अपने आप यहाँ रिएक्शन कर लेगा सल्फेट के साथ। तो जो रिएक्शन मेरा बनेगा वो क्या बनेगा? FeSO4 और साथ में क्या है? कॉपर निकल जाएगा। तो आप बताइए Fe के साथ यहाँ रिएक्शन मतलब कि Fe कॉपर को यहाँ से इस मिश्रण से हटा दिया। वही बोलते हैं कि हटाने को क्या बोलते हैं? विस्थापन। हटाने को क्या बोलते हैं? विस्थापन। और साथ में क्या है? आयरन के साथ ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन आ गया इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? आयरन का, लेकिन रिडक्शन किसका हो गया? आपका कॉपर का। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? सबसे पहले क्या देखे? विस्थापन हुआ। तो विस्थापन कौन ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो विस्थापन के साथ क्या है? यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन करने मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों हो, मतलब ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों हो, जो कि यहाँ पे देखने को मिला। इसलिए सबसे बढ़िया आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगर पीरियोडिक टेबल, अगर क्रिएटिविटी मतलब क्या है उसका टेबल का अगर याद जान करना चाहते हैं कि आपका कौन सा एलिमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसमें आप बताए थे आपको केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता पीबी पकाता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद क्या है? लीड। इस तरह से क्या है? रिएक्टिविटी चेंज होगा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी टेबल में अगर देखिएगा सबसे ऊपर आपको क्या हो जाता है? जो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, क्या है? आयरन जो है रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। इसलिए आयरन को क्या करेगा? कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और सल्फेट से खुश रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना लेगा। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग क्या है 133 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा बहुत बढ़िया से। इसमें क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरीका से दिया गया है, क्योंकि अभी आप जानते हैं तो यहाँ कुछ अलग देखने को मिलेगा। बोला कि संतुलित आहार बताइए, कोई भी आहार संतुलित कब कहलाएगा? जिसमें कि जितना मेरा न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन हमको पूरा हो जा रहा है। बोला संतुलित आहार में वसा की मात्रा, उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों करना आवश्यक है? क्योंकि जानते हैं कि वसा से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलता है, लेकिन वसा से जो ऊर्जा मिलता है वो क्या है? लेट से मिलता है, थोड़ी देर के बाद मिलता है। चलिए, और ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो वही बोल रहा है कि ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होता है, तो पहला सही है। दूसरा बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली के संरचना के मुख्य मतलब कि कोशिका झिल्ली जो होता है आप जानते हैं अल्प पारदर्शी होता है, और ये अल्प पारदर्शी को बनाने का क्या काम कौन करता है? वसा करता है। इसलिए कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं, तो आपको वसा खाना पड़ेगा। दूसरा बोला है क्या? इसमें ऊर्जा संचित होता है। इसका मतलब ऊर्जा संचित होता है। आप जानते हैं कि ज़्यादा वसा आप जब ले लेते हैं तो चर्बी के रूप में आपके शरीर में रह जाता है। तो चर्बी क्या होता है? आपका वसा का संचन है। तो इसीलिए कभी आप खाना नहीं खाइएगा तो वही चर्बी क्या है? गलेगा और गल के आपको एनर्जी देगा। इसलिए बोलते हैं कि जब अगर खाना खाने के लिए एक पतला आदमी और मोटा आदमी दोनों छोड़ दे एक साथ, तो ज़्यादा दिन तक मोटा आदमी जिंदा रहेगा, पतला आदमी जल्दी मर जाएगा। क्यों? मोटा आदमी के पास क्या है? वसा है, और वसा से उसको एनर्जी मिलते रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमको ये समझ में आया कि वसा के बारे में सबसे बढ़िया तरीका से कौन होगा? तो वसा के बारे में ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। तो टोटल का टोटल आपका क्या है? 4 सही होगा, मतलब कि 4 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में, 34 नंबर बहुत बढ़िया से क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला है कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है।
बहुत बढ़िया है, जिसको एटम को दिखाते हैं, परंतु इसको जो है H2 से दिखाते हैं। क्योंकि H2 से दिखाते हैं इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन को अगर वातावरण में खुले रूप से छोड़ देंगे तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2 बना लेगा, क्योंकि सतत रूप में परमाणु रूप में नहीं रह सकता है। अब कोई भी चीज़ अगर परमाणु रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी एटम अपने आप को क्या है डुएट या ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, मतलब वैलेंस में जितना भी इलेक्ट्रॉन है बाहरी इलेक्ट्रॉन को हमेशा 8 या 2 करना चाहता है। तो वही हाइड्रोजन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है वो 2 करना चाहता है, और 2 जैसे करेगा तो वो निष्क्रिय गैस में बदल जाएगा, मतलब कि निष्क्रिय हो जाएगा, किसी से रिएक्शन करने के लिए उतना ज़्यादा क्या है क्रियाशील नहीं रहेगा। इसीलिए क्या होता है, जो एटम जितना ज़्यादा क्रियाशील होता है वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके वो परमाणु के रूप में रहता है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है कि अपने आप में रिएक्शन करके परमाणु के रूप में होता है। तो वही बोलता है कि हाइड्रोजन H2O के रूप में प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों करता है, बोल रहा है कि हाइड्रोजन एक अणु के रूप में दिखाता है, तो अणु के रूप में दिखाएगा तो H को थोड़े दिखाएगा, H2 को दिखाएगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा बोला है कि हाइड्रोजन एक परमाणु के रूप में दिखाता तो है, लेकिन दिखाना हमको H2 से, तो H2 से दिखाता, तो यहाँ परमाणु भी गलत हो गया। यहाँ बोला है कि हाइड्रोजन एक अणु के रूप में, H2 जो है हाइड्रोजन के एक अणु के रूप में दर्शाता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अणु के रूप में 2 परमाणु होते हैं। बिल्कुल सही है, आंसर सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपका, आंसर सबसे बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे C4, मतलब कि 3 नंबर। चलिए उसके बाद आते हैं एक क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको और भी देख लेते हैं बढ़िया से हम लोग। बोला है कि रेशम एक जो है गीला श्रवण होता है, मतलब कि उसको एक अथी से लार से निकाला जाता है, लार्वा। आप जानते हैं कि रेशम का 4 स्टेज होता है, लार्वा, पीपा, है ना। तो वही बोल रहा है क्या, रेशम का गीला श्रवण होता है जो कि रेशम कीट के कोकून से निर्माण होता है। आप कोकून जानते हैं क्या, जो मरा हुआ अति रेशा होता है उसी से निकाला जाता है, मतलब रेशम होता है, कोकून के निर्माण से बनाया जाता है। रेशम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, देखिए यहाँ असत्य पूछा है, तो इसलिए हम देखेंगे। पहला बोला है कि रेशम के धागे को मृत कोकून से निकाला जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताया है कोकून क्या है, मृत कोकून से निकाला जाता है। दूसरा बोला है कि रेशम को मुख्यतः क्या होता है, एक तरह से क्या है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है। तो फाइब्रिन प्रोटीन मतलब क्या, ऐसा प्रोटीन जो जाल बना होता है, जैसे देखते हैं आप क्या है, स्पाइडर जिसको बोलते हैं मकरा के जाल को तुम आप देखने होंगे, उसमें पतला पतला जाल होता है, उसी तरह का जाल क्या होता है आपका, ये फाइबरस जाल होता है, मतलब फाइब्रिन होता है। तो वही बोलता है क्या कि रेशम में आपका 75% के करीब क्या होता है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, कौन स्टेटमेंट गलत होगा, तो बताइए यहाँ पे जब दोनों सही तो गलत क्या होगा, कोई नहीं होगा, इसलिए आंसर हमको कौन लगाना पड़ेगा, आंसर आप डी में देखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या इस क्वेश्चन को, 36 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन को हम लोग जल्दी डिस्कस करके उसके बाद क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे नए सिरे से। बोला कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब कि कोणीय चाल मतलब क्या है, एंगुलर स्पीड क्या है कि अगर 1 इतना रेडियन पर सेकंड से अधिक हो जाए तो भूमध्य रेखा पे कैसा अनुभव करेंगे। तो सिंपल बात है, पृथ्वी पे भूमध्य रेखा यहाँ है, अगर ये ज़्यादा स्पीड में घूमने लगेगा तो यहाँ पे जो हम नहीं लगता है कि बिगा जाएंगे, बाहर की ओर बिगा जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक लट्टू को घुमाते हैं, तो लट्टू के सरफेस पे जो है जितना ज़्यादा लट्टू को घुमाएंगे, सरफेस पे जितना चीज़ है उतना छोड़ते चल जाएगा। उसी तरह से अगर पृथ्वी का एक्सेस ज़्यादा घूमने लगता है तो हम क्या है, पृथ्वी के सरफेस से बाहर चल जाएंगे, मतलब पृथ्वी की सतह को छोड़ देंगे। अब पृथ्वी की सतह को छोड़ना वो क्या होता है, अपने भार में कमी होना, मतलब भारहीनता का कमी होगा, मतलब अपने भार में हम कमी देखने लगेंगे, जो कि लिफ्ट में आप देखते होंगे कि लिफ्ट में जब हम लोग क्या होता है ऊपर चढ़ते हैं तो हम लोग का भार बढ़ता है, लेकिन जैसे लिफ्ट में हम नीचे की ओर आने लगते हैं तो हम लोग को लगता है कि मेरा भार घट रहा है, क्योंकि वही काम है, क्योंकि स्पीड का काम वहाँ पे है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में आता है कि पानी की अपेक्षा एल्कोहल जो है अधिक वाष्पशील होता है। वाष्पशील करने का मतलब क्या है, अगर एल्कोहल को ऐसे छोड़ देंगे तो एल्कोहल उड़ जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि आप जो है पेट्रोल या डीजल को जब गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी के ढक्कन को हमेशा बोलते हैं कि तुरंत बंद कर दो। अगर बंद नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, जितना भी पेट्रोल डीजल है तुरंत हवा में उड़ने लगेगा, वाष्पित हो जाएगा। इसका मतलब इसी को बोलता है क्या कि पानी पहले वाष्पित होगा कि एल्कोहल पहले वाष्पित होगा। तो सब जानते हैं कि एल्कोहल पहले वाष्पित होगा, इसीलिए एल्कोहल को ढक के रखा जाता है। अब पानी क्या है, पानी वाष्पित लेट से होता है। तो वाष्पित होने का कारण यही है कि एल्कोहल का जो क्वथनांक होगा, क्योंकि वाष्पीकरण करने का मतलब क्या, बॉइलिंग टेम्परेचर, एल्कोहल का जो क्वथनांक होगा वो कम होगा, एल्कोहल का क्वथनांक कम होगा और पानी का क्वथनांक क्या है, ज़्यादा होगा। तो कौन से ऑप्शन में इसका चर्चा किया गया है, बोला है क्या, ऐसा इसलिए होता है कि पानी, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, बोला है पानी की अपेक्षा एल्कोहल वाष्पीकरण होता है, क्योंकि बोल रहा है कि इसका हिमांक जल से अधिक होता है, गलत बात। यह ओ कार्बनिक होता है, तो आपको पता है ये कार्बनिक होता है। तीसरा बोला है कि इसका क्वथनांक जल से अधिक होता है, अगर जल से अधिक होगा तो कभी वाष्पित होगा, तो पहले जल ही वाष्पित हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है, तो सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो जिसका क्वथनांक सबसे कम होगा वो सबसे पहले वाष्पित होने लगेगा। चलिए
इसलिए देखते होंगे कि स्प्रिट हम लोग लगाते हैं, जब कट जाता है तो हम लोग स्प्रिट लगाते हैं ना, तो स्प्रिट का क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जल्दी भाप में हो जाता है। अभी देखिए कोरोना पीरियड में अब सैनिटाइजर का यूज करते थे, तो सैनिटाइजर में क्या होता था, उसका क्वथनांक बहुत कम है, इसलिए सैनिटाइजर को हाथ पर लेते के साथ उड़ जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या आगे दिया हुआ है क्या कि एक अच्छे ईंधन के लिए, ईंधन करने मतलब कि जलाने के बाद हमको ऊर्जा मिले, एक अच्छे ईंधन के लिए निम्नलिखित में कौन सा होना चाहिए लक्षण। सबसे पहला क्या, उसका उष्मीयमान। उष्मीयमान करने मतलब कि उसमें जलाने के बाद उसका जो ऊर्जा मिले, ज़्यादा ऊर्जा मिले, बिल्कुल चाहते हैं। जैसे मान लो कि गोईठा को जलाते हैं कम ऊर्जा मिलता है, लेकिन कोयला को जलाते हैं ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। अगर केरोसिन को जलाते हैं तो उससे भी ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। अगर एलपीजी को जलाते हैं उससे भी ज़्यादा ऊर्जा आता है। इसका मतलब सबसे बढ़िया मेरे पास ईंधन जो एलपीजी हुआ, जो कि गैस सिलेंडर खाना में यूज करते हैं हम लोग। तो वही बोल रहा है कि जितना ज़्यादा इसमें ऊर्जा देगा उतना बढ़िया ईंधन होगा, इसलिए उसमें ऊर्जा पहला, तो पहला सही होगा। गलत, सॉरी यहाँ कम बोला, तो कम बोला तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है कि ईंधन में वो ज्वलनशील पदार्थ कम होना चाहिए। बताइए, अगर मान ली कोई ईंधन है, ईंधन में वो ज्वलनशील जो जलने लायक नहीं है, और जलने लायक पदार्थ कम हो तो बढ़िया ईंधन होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिए, कोयला लिए, और कोयला में पत्थर का मात्रा ज़्यादा होगा, पत्थर तो जल नहीं पाएगा लेकिन कोयला जलेगा, तो पत्थर का मात्रा ज़्यादा हो जाने के बाद क्या है, कोयला का क्वालिटी घट जाएगा। इसलिए क्या है कि वो ज्वलनशील पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला तो आपका पहला तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब बोल रहा है कि ये सस्ता उपलब्ध होना चाहिए, मतलब कि ईंधन वही सबसे बढ़िया होगा जो कि सबको उपलब्ध हो जाए। इसका मतलब कितनी, तो 2 और 3 किसमें है, तो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 है, इसको गलती से लिखा गया, यहाँ 3 होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। चलिए उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 138 क्वेश्चन को, अभी एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। आपको बोला है कि किसी भी लोलक मतलब पेंडुलम, जैसे यहाँ पे होता है ना, पेंडुलम को एक झुलाते हैं हम लोग, ऐसे झूलते रहता है पेंडुलम। तो वह बोल रहा है कि एक लोलक को यदि द्रव से भरे बर्तन में डाल दिया जाता है तो क्या होगा। अब बताइए, कोई एक पानी है और इस लोलक को पानी में डाल दिए हैं, तो पानी में डाल देंगे तो पानी क्या करेगा, फ्रिक्शन में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा कि लोलक को डोलने देगा नहीं। 1 या 2 बार में क्या घूमते घूमते ये रुक जाएगा। लेकिन यही हवा में लोलक को अगर डुलाएंगे तो क्या है, ज़्यादा समय तक डोलेगा। क्यों, हवा में फ्रिक्शन इसका कम लगता है, पानी में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। इसलिए देखिए क्या होगा, लोलक बहुत जल्दी रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे, पहला बोला है कि ये काफ़ी समय तक डोलते रहेगा, गलत बात है। ये बोला है कि पहले क्या है, पहले इसका लोलक पहले की तरह गतिमान रहेगा, मतलब कि इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको पता है कि पानी में डूबते के साथ इसका गति कम हो जाएगा। दूसरा बोला है कि लोलक थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, थोड़ी देर के बाद मतलब बहुत कम समय में रुक जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर का बहुत बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर सकते हैं, हम आपको हिंट देते हैं, आंसर आप खुद करके जाइएगा। बोला कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितने किलोमीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष एक यूनिट होता है किसका, दूरी को मापने का यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश के द्वारा, मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा तय की गई 1 वर्ष में दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एक प्रकाश जो है 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है क्या, प्रकाश का गति। क्या होता है, प्रकाश की गति 1 सेकंड में होता है। और हमको चलाना कितना है, 1 साल तक चलाना है। 1 साल में कितना होता है, 365 दिन होता है। 1 दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटा होता है। 24 घंटा बराबर कितना होता है सेकंड, 3600 सेकंड। अगर इस सब को गुना कीजिएगा इसको 300 से, तो कितना किलोमीटर के बराबर आएगा, वही किलोमीटर का मान दिया हुआ है। अब इस आंसर निकालिएगा तो आंसर निकाल लीजिएगा। तो अब बहुत बढ़िया तरीका से, क्योंकि किलोमीटर में आंसर पूछा है, तो किलोमीटर में आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अब आगे वीडियो में बने रहिएगा। आगे वीडियो और भी आपका क्या है, बहुत बढ़िया वीडियो मिलेगा आपको। इसीलिए यहाँ पे देखने को मिला कि आपका क्या है, कि आपका प्रैक्टिस सेट चला था आपका क्या, साइंस के लिए, पेपर 2 के लिए। अब क्या है, पेडागोजी का भी मिलेगा साथ में, क्योंकि 2 दिन है पेडागोजी प्रैक्टिस के लिए। 2 दिन बहुत ज़्यादा काफ़ी है, क्योंकि सीडीपी अगर बढ़िया से पढ़े हुए हैं तो पेडागोजी में आपको दिक्कत नहीं होगा कभी। ठीक है ना, ये 12वां सेट है, 11वां सेट इससे पहले डाला हुआ है, इसलिए जाके उनको देख लीजिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल शेयर कीजिएगा वीडियो को। शेयर करने से क्या होगा, क्योंकि अपने दोस्त के साथ जब शेयर कीजिएगा वीडियो, तो आप भी फायदा उठाइएगा, आपका दोस्त भी फायदा उठाएगा और हमको भी मदद मिलेगा। मोटिवेशन तब मिलता है जब क्या है कि वीडियो को कोई सराहना करता है, वीडियो को कोई क्या एक तरह से क्या है बढ़ावा देता है, लगता है कि नहीं वीडियो क्या है, मिलता है, क्वालिटी का वीडियो मिल रहा है। तो अगर ये सब आप करते हैं तो क्या है कि एक टीचर को भी बढ़ावा मिलता है, वो वीडियो बनाता है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर से।